हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल से वाईफाई स्टडी। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो अपन ने वहाँ पे एप्लीकेशंस बात करी थी इंडक्टिव इफेक्ट्स की, जिसमें से अब 2 एप्लीकेशंस और रह गई हैं। तो आज की क्लास में हम वही 2 एप्लीकेशंस कवर करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इसे जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस प्लीज़ जल्द से जल्द शेयर करिए ताकि मैं आज की क्लास शुरू कर सकूं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे हम लोगों ने ये 5 एप्लीकेशंस की बात कर चुके हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड की और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड की, कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर कंपाउंड की इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर की एप्लीकेशन आप लोगों की है एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, राइट। मैंने भी कोई भी कंपाउंड लिया, जैसे मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ आप लोगों को। कोई भी मैंने एक कंपाउंड लिया जो ये है, इसकी रिएक्शन करवाई तो मैंने H प्लस को हाइड्रोजन का प्लस फॉर्म में यहाँ से बाहर निकाला, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, Z माइनस, यानी कोई एक नेगेटिव चार्ज मेरे को स्पीशीज मिली। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको मैंने क्या बोला, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है जो किससे मिलके किससे बना है, उसके कॉन्जुगेट एसिड से बना है, राइट। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा, उसका एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। तो स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंडेबल है, वो यहाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इससे ले सके, अपने पास ले सके, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन इससे ले सके अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और जबकि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड है तो वो क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं। सेम ऐसा अगर अपन इफेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर माइनस शो करने वाले यानी विड्रॉ करने वाले इफेक्ट्स, यानी माइनस आई हुआ, माइनस एच हुआ या माइनस आर हुआ, ये शो करने वाले अगर कंपाउंड अगर उसके साथ जड़े हुए हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जबकि प्लस आई प्लस एच और प्लस आर जैसे कंपाउंड अगर जुड़े हुए हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी एसिडिक नेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, जो इफेक्ट करेंगे, जो जितने भी फैक्टर है ये सेम क्या होंगे, एसिडिक नेचर के डायरेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जबकि रिलीजिंग के इन्वर्सली। और वैसे ही माइनस एच माइनस आर और माइनस आई के डायरेक्टली होगा, और जबकि प्लस आई प्लस एच और प्लस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ मैं। और एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स में ये 2 पॉइंट्स ऐसे और हैं जिनको अपन को याद रखना पड़ेगा कि H प्लस अगर जुड़ा, H प्लस अगर रिमूव हो रहा है तो ये इंक्रीज होते हैं, जबकि OH माइनस होता है तो ये क्या होता है, कंपाउंड को डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट में अगर मैं जाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर अपन शो करते हैं तो मैंने यहाँ पे कॉमन ग्रुप लिया है आप लोगों के लिए, जो कि COOH ग्रुप है, जो कि कॉमन यहाँ पे शो हो रहा है। सारे तीनों एग्जांपल्स में COOH ग्रुप ऐसा है जो कॉमन है। बट मैंने जो उसके साथ जो दूसरे जो एटम या दूसरा जो मॉलिक्यूल लगा रखा है वो क्या है आप लोगों का, वो मैं बदलती जा रही हूँ। एक बार मैंने हाइड्रोजन लिया, एक बार मैंने CH3 लिया, एक बार मैंने CH3 CH2 लिया, एक बार मैंने CH3 CH2 CH2 लिया। तो ये धीरे 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 मैं चेंज करती जा रही हूँ। अब CH3 CH2 CH2 ये ग्रुप क्या करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या करते हैं आप लोगों के, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पहले बता रखा है कि अगर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले या प्लस आर या प्लस एच इफेक्ट
शो करने वाले अगर ग्रुप उसके साथ जुड़े हुए हैं तो वो उसकी एसिडिक नेचर को कम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी जो होती है बेस की, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। अगर एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बेस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम ऐसा क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो COOH जो ग्रुप है ये यहाँ पर भी कॉमन दे रखा है आप लोगों को सेम, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो भी कार्बन है, कार्बन की चेन को मैं चेंज करती जा रही हूँ, आइसो ग्रुप्स में बदलती जा रही हूँ। यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने सिंपल चेंज लिया नहीं, 1 डिग्री कार्बन ही लिया है, जबकि हमें 1 डिग्री के बाद में 2 डिग्री कार्बन भी ले लिया। यहाँ पे डायरेक्ट COOH के साथ मैंने 2 डिग्री कार्बन अटैच किया और यहाँ पे COOH के साथ मैंने 3 डिग्री कार्बन को अटैच किया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 3 डिग्री 1 डिग्री से आप 3 डिग्री तक आ रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, +I कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर +I थोड़ा सा लग रहा था, स्मॉल साइज में लग रहा था, ये धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हुआ और लास्ट में आते आते ये बहुत ज्यादा हो गया। तो ऊपर से नीचे जब मूविंग अपन अप टू डाउन करते हैं तो क्या होता है, +I इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब एल्काइल ग्रुप्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हुए तो क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सेम ऐसे 3 से एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो COOH यहाँ पे भी वही है, कॉमन है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी प्लस इफेक्ट जितने भी हैं, प्लस इफेक्ट जितने भी हैं, चाहे वो +I ले लो, +H ले लो, +R ले लो, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जबकि जो भी -I इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो यहाँ पे COOH तो वही कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं एक बार में सिर्फ एक हाइड्रोजन और सॉरी एक बार में 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक बार में तीनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी हाइड्रोजन पूरे रिप्लेस हो गए। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ तो नंबर ऑफ क्लोरीन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ क्लोरीन इंक्रीज, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है। तो अगर यहाँ पे -I इफेक्ट थोड़ा सा लग रहा था तो यहाँ लास्ट वाली स्ट्रक्चर तक आते आते -I इफेक्ट बहुत इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे -I इफेक्ट बढ़ेगा उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी बढ़ती जाएगी। ओके गाइस, यहाँ क्या बढ़ रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी क्या हो रही है, इसके साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है, राइट। इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल के लिए पहले एक ये नोट है, ये नोट हमेशा याद रखिएगा। इफ ऑल फैक्टर वर्क एट द सेम टाइम देन डिस्टेंस इज डोमिनेट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेट ओवर पावर। यानी अगर डिस्टेंस नंबर और पावर में कंपेयर करोगे तो आप डिस्टेंस को डोमिनेट मानोगे नंबर पे और नंबर को डोमिनेट मानोगे पावर पे। DNP से आप याद रख सकते हो इसको आराम से। तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे COOH एज इट इज सेम है, सब पे देख लो COOH सेम है। तो इसको एक बार के लिए छोड़ देती हूँ और अपन कार्बन चेन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे जैसे फर्स्ट से थर्ड स्ट्रक्चर पे जब अपन आ रहे हैं तो क्लोरीन ही एक ऐसा एटम है जो यहाँ -I शो कर रहा है। क्लोरीन जैसे जैसे क्लोरीन COOH के पास आता जा रहा है वैसे वैसे -I ज़्यादा से ज़्यादा शो होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। अपन जैसे जैसे होटल के पास जाते रहते हैं अपन को भूख बढ़ती रहती, या पानी पताशी के ठेले के पास जाते रहते तो अपनी भूख बढ़ती रहती है, उसको खाने की अपनी इच्छा बढ़ती रहती है। तो वही चीज़ ये हो रहा है कि जैसे जैसे क्लोरीन COOH ग्रुप के पास आता रहता है तो वैसे वैसे +I जो इफेक्ट है वो धीरे 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 क्लोरीन की वजह से इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वो इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसका एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी इंक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी क्या हो रही है आप लोगों की, इंक्रीज हो रही है। यानी माइनस इफेक्ट, जो माइनस जितने भी इफेक्ट होते हैं चाहे -I -H और -R, अगर ये इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप अगर आप लोगों के आपकी मेन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर +I इफेक्ट शो करने वाले, चाहे वो I हो
चाहे वो H हो चाहे वो R है। अगर वैसे ग्रुप अगर आप के मेन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होगा और उसके साथ साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी, अब मैं कह दूँ स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। अगर मैं क्वेश्चन को लेके चलूँ तो एसिडिक नेचर जो है आप लोगों का, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे डिसाइड करना है। यहाँ पे भी DNP वाला फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस नंबर एंड पावर वाला। अब आप लोग देखिए यहाँ पे इसका मैंने साथ के साथ आंसर भी लिखा हुआ है DCAB। अब वो कैसे हुआ वो जानिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपना COOH सेम चल रहा है आप लोगों का, राइट। COOH जो ग्रुप है वो सेम है, मेन ग्रुप है जो आप लोगों का वो सेम है। तो एक बार इसको छोड़ देते हैं और अपन कार्बन चेन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या है आप लोगों का डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए आपकी मेन ग्रुप के साथ। तो अगर इन चारों स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो सबसे कम डिस्टेंस क्या है, 4th नंबर के स्ट्रक्चर में, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 1st नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट आ गया डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस डोमिनेट होती है सबसे ज़्यादा। तो पहला क्या गया, 4th नंबर वाला एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किस में होगा, 4 नंबर वाले कार्बन, 4 नंबर वाली स्ट्रक्चर के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। फिर सेकंड, अगर सेकंड में बात करूँ तो सेकंड क्या आ रहा है, डिस्टेंस के बाद में नंबर आ रहा है, नंबर के बाद में पावर आ रहा है। अब पावर ऐसी चीज़ है, चाहे वो क्लोरीन के ले लो, चाहे फ्लोरीन के ले लो, चाहे ब्रोमीन के ले लो, चाहे आयोडीन के ले लो, इन सब में क्या होता है -1 पावर ही चलती है। तो पावर का कोई मतलब नहीं है। अब डिस्टेंस और नंबर के बीच में कंपैरिजन होगा, तो डिस्टेंस के बीच में कंपैरिजन हो चुका है अपना। अब बात करते हैं नंबर की है, तो नंबर किसका सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे बी का नंबर तो सबसे कम है, तो बी तो सबसे लास्ट में आ गया, यानी सेकंड नंबर वाला है तो अपने सबसे लास्ट में आ गया। अब बात करते हैं ए और सी के अंदर। तो ए में तो है आप लोगों की 2 क्लोरीन दे रखे हैं, जबकि सी में आप लोगों के पास 2 फ्लोरीन दे रखे हैं। दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इसलिए शो करता है क्योंकि फ्लोरीन का जो आकार होता है, जो उसकी साइज होती है, वो क्लोरीन से छोटी होती है। क्योंकि जब भी अपन पीरियड में अप टू डाउन मूव करते हैं तो साइज बढ़ती रहती है, क्योंकि उसके ऑर्बिट की जो भी संख्या होती है वो बढ़ती रहती है, 1s से 2s, 2s से 2p, फिर d भी आ जाता है, फिर आप लोगों के f भी आ जाता है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम ले लूँ या मैं कह दूँ साइज होती है जो मॉलिक्यूल की, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो साइज अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो कैपेसिटी उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा होगी चार्ज को अपने पास रखने की। तो चार्ज को अपने पास कौन ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रख सकेगा, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपन फ्लोरीन पढ़ते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अप टू डाउन जब अपन मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और चार्ज रखने की कैपेसिटी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे कम टाइम तक चार्ज अपने पास कौन रख सकता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको पुश किधर करेगा, COOH की तरफ पुश करेगा, यानी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा कौन शो करेगा, फ्लोरीन शो करेगा। इसलिए फ्लोरीन को पहले ही रखा अपन ने, यानी सी स्ट्रक्चर पहले आई और उसके बाद में ए स्ट्रक्चर आई। तो इस तरह की रीजनिंग बनती है आप लोगों की, जो यहाँ पे एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अब मैंने सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है वो उसमें पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए। पीकेए क्या होता है, पीके क्या होता है, एसिडिक जो नेचर होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीकेए की वैल्यू। अगर पीकेए बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर कम होगा, और एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो पीकेए की वैल्यू कम होगी। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एसिडिक नेचर डिसाइड करना है। तो एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसाइड कर दो, उसको जस्ट रिवर्स कर दो, तो वो पीकेए का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा आप लोगों के पास। तो यहाँ पे वही चीज चलेगी, डीएनपी यानी डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। अब बात करती हूँ इसको कैसे डिसाइड किया मैंने। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले COOH। ये COOH सेम है ग्रुप, इसमें चारों स्ट्रक्चर्स में पांचों स्ट्रक्चर में COOH ग्रुप अपना सेम लगा हुआ है। इसके बाद में मैं बात करती हूँ डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। डिस्टेंस कौन से ग्रुप के सबसे ज़्यादा है, एक तो NO2 और एक साइनाइड आयन, दोनों के ऊपर माइनस चार्ज कैरी ऑन करके चलता है। अब बात करते हैं कि NO2 को अपन प्रेफर करते हैं या साइनाइड को प्रेफर करते हैं। तो अब आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बजाय नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है, आसानी से पुश कर सकता है किसकी तरफ, COOH की तरफ। तो इसमें ऑर्डर में सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट। आप लोगों ने ऑर्डर में सबसे पहले मेंशन क्या किया, फर्स्ट को,
और देन आप लोगों ने मेंशन किया फोर्थ को, तो डिस्टेंस वाला हो गया। अब बात करते हैं नंबर की या पावर की, जो भी आ रही है आप लोगों के आगे। फिर आगे बात करते हैं सेकंड नंबर के कार्बन। अब फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ये CH3 भी है, पर CH3 आप लोगों का क्या शो करता है, क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। दो CH3 लगे हुए हैं तो दोनों क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, ये तो सबसे लास्ट में चला गया। तो थर्ड नंबर क्या हो गया, सबसे लास्ट में। तो आपके 3 सॉल्व हो चुके हैं, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में क्या आ रहा है, NR3+ लगा हुआ है, NR3+ लगा हुआ है। और अगर मैं आप लोगों की फिफ्थ की बात करूँ तो H+ लगा हुआ है। NR3+ और H+ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो NR3+ ज़्यादा होगा या H+ ज़्यादा होगा। H+ का देखा जाए तो ये सिर्फ एक ही पुश कर रहा है, जबकि वो क्या कर रहा है, CH3 फिर NR3+ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यानी COH का कौन सा लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इसके लिए आप लोगों का क्या आया, सेकेंड नंबर, और देन आया आप लोगों का फिफ्थ नंबर, राइट। तो अब एसिडिक नेचर तो अपन लोगों ने डिसाइड कर लिया। इसका जस्ट अपन रिवर्स कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, pKa की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। इसके बाद में सेवंथ और लास्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो एप्लीकेशन क्या है, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। अभी अपन लोगों ने बात करी एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, और अब अपन बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर में क्या है, जो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की पॉसिबिलिटी पे, कि वो दूसरे की तरफ से इलेक्ट्रॉन ले सके। ऐसे ग्रुप उस पर अटैच होने चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके, क्योंकि वो कैसी स्पीशीज, क्योंकि ये कैसी स्पीशीज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, और वो कैसी स्पीशीज थी, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज थी आप लोगों की। तो ये कुछ उसके ऑर्डर है। स्टेबिलिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे आप लोगों की स्टेबिलिटी कर रही है डिपेंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे, प्लस शो करने वाले जितने भी इफेक्ट्स हैं उन पर, और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और माइनस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स के ऊपर। सेम ऐसे ही पीके भी, और OH और पीके और H की आप लोग ऑर्डर देख लेंगे। बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, वहाँ एसिडिक नेचर तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, H+ के, लेकिन बेसिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, OH- के। ऑब्वियस सी बात है, आप बाकी उसको रिवर्स करके देख सकते हैं। जो एसिडिक नेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, वहाँ बेसिक नेचर में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए सारे कंपाउंड। अब बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड, एमीन्स की और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स की। बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स कहाँ से शो करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, वहां से एमीन्स अपना बेसिक नेचर शो करते हैं। मतलब इन लोन पेयर की वजह से एमीन्स क्या शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी बेसिक नेचर भी क्या होता है, बेसिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब नाइट्रोजन जितनी देर तक अपने पास लोन पेयर रख सकेगा, उतना ही उसका बेसिक नेचर भी इंक्रीज होता रहेगा। अब जो नाइट्रोजन अपने पास जो लोन पेयर रखता है, वो किस पर डिपेंडेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम पे। अब नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे रिलेटेड होती है, परसेंटेज कैरेक्टर से। परसेंटेज कैरेक्टर किस पे डिपेंडेबल होता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है आप लोगों का, और सेकेंड आप लोगों का डिपेंड करता है साइज ऑफ रिंग। अगर साइज ऑफ रिंग, अगर रिंग की साइज, जरूरी थोड़ी है कि आपको है ना एलिफेटिक ही मिले, आपको एरोमेटिक मिल जाएंगे। तो एलिफेटिक के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और एरोमेटिक के लिए क्या हो गया, रिंग की साइज पे डिपेंड हो गया। तो दो तरह की एमीन्स होती है आप लोगों की, एक तो एलिफेटिक होती है, एक एरोमेटिक होती है। एलिफेटिक की बात करूंगी तो आप हाइब्रिडाइजेशन से देखोगे, और एरोमेटिक की बात करूंगी तो आप रिंग की साइज के अकॉर्डिंग देखोगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूँ तो sp2 और sp3 फ्रॉम मूविंग अप टू डाउन कर रहा है, परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है।
sp3 से आप sp2 में जा रहे हो, sp2 से आप sp में आ रहे हो, तो परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो उसकी बेसिक नेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लोन पे रखने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर बेसिक नेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा लोन पे नहीं रख पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा, और फिर वो अपने लोन पे अपने पास नहीं रख पाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं होती है नाइट्रोजन के पास, तो इसलिए वो क्या करता है, अपने लोन पेयर को देने की कोशिश करता है। सेम ऐसे ही रिंग साइज के ऊपर देखो, अगर जितनी बड़ी रिंग होगी उतनी उसके जो भी परसेंटेज कैरेक्टर है उतना ही उसका क्या होगा, कम होगा। तो परसेंटेज कैरेक्टर से आप इधर डिसाइड कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ली, उसके साथ नाइट्रोजन लगाया, फिर मैंने यहाँ पे 4 मेंबर रिंग ले रखी है जिसके साथ मैंने नाइट्रोजन शो कर रखा है, और एक मैंने 3 मेंबर रिंग ले रखी है जिसके साथ मैंने नाइट्रोजन शो कर रखा है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रही हूँ तो रिंग की साइज क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। रिंग की साइज डिक्रीज हो रही है तो फाई जो यहाँ पे एंगल शो कर रखा है लोन पे और हाइड्रोजन के बीच का एंगल है ये फाई, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप एक तो 5 मेंबर रिंग है, आप लोगों की 5 मेंबर रिंग है जिसमें 2 हाइड्रोजन यू है, जिसे हाइड्रोजन ना मान के उसको लोन पेयर मानूं, तो जैसे जैसे रिंग यू बढ़ रही है तो वो बॉन्ड जो हो रहा है लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वो कम होता जा रहा है। अगर रिंग छोटी होती जाएगी तो ये लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं क्या कर लार्ज रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ जब अपन मूव कर रहे हैं तो जो लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, परसेंटेज कैरेक्टर भी उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। जब भी याद रखना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बेसिक नेचर डिक्रीज होता है और एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ये दो चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक चीज याद रख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है तो बेसिक नेचर कम हो रहा है, राइट। अब बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, दो तरह के एमीन्स होती है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स। एमीन्स की मैं बात करूँ तो एलिफेटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स में क्या फ़र्क होता है ये देखिए। अभी यह एलिफेटिक स्ट्रक्चर है एमीन्स की, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं, इजीली अवेलेबल फॉर इनकमिंग हाइड्रोजन, सो मोर बेसिक। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए, किसी भी इनकमिंग H+ के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मूव करेंगे, इधर जाएंगे, फिर इधर से रेजोनेंस में और इधर चल जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कर देंगे, राइट, सीधी सीधी चैन में चलते रहेंगे। लेकिन जब भी एरोमेटिक कंपाउंड की मैं बात करूंगी तो एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन आ जाएगा, यानी रेजोनेंस शो हो जाएगा, और नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, जिसकी वजह से ये लेस बेसिक हो जाएगा, और अपकमिंग जो H+ है उसके लिए इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे आप लोगों के लिए। तो अब अपन एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए, NH2PH, NH MEPH और NMe2PH। अब इसका मेरे को बेसिक नेचर डिसाइड करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें डिसाइड करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे को इसका बेसिक नेचर डिसाइड करना है। तो अपन अब देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना के एक बार देख लेते हैं अपन। हाँ, एक सेकेंड के लिए। NH2PH, मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, फेनिल ले रखा है। मेन क्या ले रखा है मैंने यहाँ पे, फेनिल ले रखा है, जिसमें मैंने एक बार तो यहाँ पे क्या लगा रखा है, NH2। एक मैंने वापस से वही फेनिल ले रखा है, लेकिन मैंने NH और Me लगा रखा है। फिर मैंने एक और फेनिल ले रखा है जहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, NMe2 लगा रखा है। आई थिंक मैंने ये कर रखा है, राइट, मैंने ये कर रखा है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 2 मिथाइल लगा रखे हैं, एक में मैंने 1 मिथाइल लगा रखा है, एक में मैंने 2 हाइड्रोजन लगा रखा है। अब मुझे इसका क्या डिसाइड करना है, आपको बेसिक नेचर
बताना है। बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करता है गाइज आप लोगों का? बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अभी तो बताया। बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए, फेनिल एक फेनिल सब में सेम है, फिनाइल अपन ने एक ही लिए हैं तो सब में सेम है, तो इसको अपन इग्नोर करते हैं एक बार के लिए, रिंग को इग्नोर कर दो क्योंकि रिंग सब में सेम है, तो रिंग की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बात कर रही हूँ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ दो, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इन दोनों मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मान लो आप लोग, हाइड्रोजन का भी प्लस आई लग रहा है, लेकिन मिथाइल से कम लग रहा है। क्या कर रहा है? मिथाइल से कम। मिथाइल ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं किससे? हाइड्रोजन की बजाय। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर आ गया? 3, 2 एंड 1। ये ऑर्डर शो हो गया किसका? फर्स्ट वाले का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो बेसिक नेचर क्या हो गया? एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्लस आई इफेक्ट के आप लोगों के। अब सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है आप लोगों के लिए पीएच की। अब मैंने यहाँ पे यहीं पे बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, पीएच को बढ़ा दिया है। पीएच यानी फेनिल रिंग को बढ़ा दिया है, धीरे 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 फेनिल रिंग की कैपेसिटी बढ़ा दी है। जहाँ पे नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक फेनिल रिंग थी, वहाँ लेफ्ट टू राइट जब अपन मूव कर रहे हैं तो फेनिल रिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और फेनिल रिंग की इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है आप लोगों के पास? इसका क्या हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फिनाइल कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई। अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो आपका क्या हो गया? बेसिक नेचर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करेगा? फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड कंपाउंड। ठीक है गाइस, तो आज हमने बात कर ली सारे इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने जितने भी अपने सोशल साइट्स है आप लोगों की, उस पर शेयर करिए। थैंक यू गाइस।